Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वन लाइनर। आप लोगों के साथ हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आप लोगों को हम डिस्कस करवा रहे होते हैं वन लाइनर। अब वन लाइनर आप लोगों के वैलिड कहाँ कहाँ पे हैं, ये वन लाइनर लेक्चर आपको लेना क्यों जरूरी है। अगर आप लोग नस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नस्ट का एनईटी दे रहे हैं, नस्ट का एनईटी 1 2 3 4 आप दे रहे हो 2026 एडमिशन्स के लिए, या आप लोग यूईटी का ई कैट दे रहे हो, या आप एनईडी का आप लोग दे रहे हो टेस्ट, या मेहरान का टेस्ट दे रहे हो, एनटीएस का टेस्ट दे रहे हो, या आप पाकिस्तान की किसी भी टॉप नो यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन आता है, तो ये वन लाइनर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत मेहनत के बाद ये वन लाइनर सीरीज बनाई गई और आप लोगों के सामने ये हम लेके आ रहे हैं, तो लाजमी तौर पे खुद भी इस वन लाइनर लेक्चर्स को कंप्लीट देखो, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। पहले 3 लेक्चर मैंने आप लोगों को करवाए, पहले इसके स्मार्ट बोर्ड पे करवाए, उसके बाद आज लेक्चर 4 में आपको इधर करवा रहा हूँ। कुछ तबीयत डाउन है, आप लोग दुआ भी कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी, अब सामने आके ज़रा ज़्यादा मुझे एक्टिव होके बैठना पड़ेगा और वो करवानी पड़ेंगी, तो उसके लिए अभी तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है, तो आप लोग दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इस सीरीज को स्मार्ट बोर्ड पे ही करवाऊंगा, ठीक है। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो वो सारी वही हैं जो मैं आप लोगों के साथ करवा रहा हूँ, वहां पे मैं भी सामने आया होता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वॉइस ओवर में ये तमाम चीजें करवा देता हूँ। कंसंट्रेशन आप लोगों का पूरा इधर होना चाहिए। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर तो नस्ट के अंदर 180 का स्कोर लेना है, अगर यूईटी के ई कैट में 390 लेना है, बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स के में, एनटीएस में 95 यानी 99.9 परसेंटाइल आप लोगों ने लेना है, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सीरीज से आप लोगों को बहुत एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी कैसी चीजें आप लोगों के कैंडिडेट्स में पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है, यानी अगर आप लोगों ने अपना 2026 के अंदर एडमिशन को कंफर्म करना है, सिलेक्शन लेनी है, तो उसके लिए आप लोग हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो। अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच for NUST, NET, for UET CAT, NED, मेहरान, दाऊद यूनिवर्सिटी, एमडी कैट, किसी भी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब हमारे बैच में ही आप लोगों को आना क्यों जरूरी है, अब हमारे बैच में आपको किस लेवल के फीचर्स मिलते हैं, आइए जरा मैं आप लोगों को 2 4 चीजें बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच के अंदर आप लोगों को मिलेंगी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, और ये डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस किस किस यूनिवर्सिटी की मिलेंगी। नस्ट की मिलेंगी, नस्ट का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 आप लोगों को कवर करवाएंगे। और ना सिर्फ नस्ट के आप लोगों को ये तमाम राउंड कवर करवाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों को यूईटी ई कैट के दोनों राउंड कवर करवाएंगे, एनटीएस नेट, कॉम सेट्स, बहरिया, जीकी फास्ट, पीयू, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। और हमारे फीचर्स क्या क्या हैं, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस बैच में होती हैं, टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी, टेस्ट सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशन, और तमाम चीजें आपको मिलेंगी जस्ट 7000 में। मेरे तमाम बातें करने का पर्पस ये है कि अगर आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, तो उसके लिए मस्ट ज्वाइन आवर बैच, बैच को ज्वाइन करो। अब ये जो लेक्चर सीरीज आप लोगों के लेके आए हैं, ये जो वन लाइनर है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन अगर सिलेक्शन लेनी है तो उसके लिए हमारे बैच के हिस्सा बनो। वन टाइम हमारे साथ एनरोलमेंट होती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग अभी अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हो। ये 7000 1 2 3 महीनों की फीस नहीं होती, ये पूरे साल की फीस होती है। वन टाइम पे करना है, पूरे साल में जितनी यूनिवर्सिटीज है उन सब की तैयारी करवाई जाएगी, जितने यूनिवर्सिटीज के जितने राउंड्स आगे आ रहे हैं उन सब की तैयारी करवाई जाएगी। जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा इंशाल्लाह, तब तक आप लोग हमारे बैच का हिस्सा रहोगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैच के अंदर आप लोग रहोगे, पोर्टल की एक्सेस होगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, तमाम चीजें आप लोगों को हम अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वन लाइनर सीरीज को। लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बनो, अगर स्प्रिंग एडमिशन की तैयारी कर रहे हो, फॉल की कर रहे हो, या नर्सरी कैट की कर रहे हो। ओके जी, आई एम तैमूर योर फिजिक्स टीचर, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले इस चैप्टर को समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे ये वन लाइनर सीरीज है, याद रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आप लोगों ने सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ा, जैसे ही सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, जिसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। अब जब ये एक मैग्नेट बना तो इसकी लाइंस बाहर को निकलती हैं,
इसकी लाइंस बाहर को निकलती हैं। अब जब ये लाइंस बाहर को निकलती हैं तो पहले क्या बाहर नंबर ऑफ लाइंस थी, जीरो थी, तो फ्लक्स जीरो था। अब थोड़ी देर के बाद जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो जाता है, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ। जब चेंज इन फ्लक्स हुआ तो क्या पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होती है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था और इसने क्या करवा दी, इंडक्शन। किसकी इंडक्शन, ईएमएफ की। और अगर आगे हमारे पास एक दूसरी कॉइल पड़ी हुई है, एक दूसरा सर्किट पड़ा हुआ है, और ये कंप्लीट सर्किट है। अगर ये कंप्लीट सर्किट है तो इसके अंदर भी लाइंस जाएंगी, इसका फ्लक्स चेंज होगा। चेंज इन फ्लक्स से क्या पैदा होगा, ईएमएफ। और उस ईएमएफ से आगे करंट पैदा होगी, कब, जब हमारे पास सर्किट कंप्लीट होता है। जब ओपन सर्किट है, ये क्लोज, ईएमएफ तो पैदा होगी, लेकिन करंट सिर्फ उसी केस में पैदा होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। ओरेस्टेड ने इसको डिस्कवर किया था, मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इंड्यूस करंट को आप कैसे ज्यादा कर सकते हो, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को ज्यादा करें, अगर लूप को फास्टर मूव करें। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। देखो, अगर ईएमएफ किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी अगर ज्यादा तेज करो, यानी कहीं पे कोई एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के करीब ये कोयल है। अब मैग्नेट की लाइंस हैं, इस कोयल को तेजी से इसके करीब भी लेके आओ, फिर दूर भी लेके जाओ। जितना फास्टर आप मूव करवाओगे, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ईएमएफ ज्यादा, ईएमएफ से आगे करंट ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ कॉइल ज्यादा होगी, तो भी ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा। फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अब फ्लक्स हमारे पास बी डॉट ए है, ये जिसको लिख सकते हैं बी ए कोसाइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, या चेंज इन प्रोजेक्टेड एरिया, या उनकी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ओरिएंटेशन से चेंज क्या होगा, थीटा चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ था वो इंड्यूस ईएमएफ लास्ट टिल द फ्लक्स रिमेन्स चेंजिंग। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज का ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ तब तक रहती है जब तक फ्लक्स चेंज करता रहता है। उसने ये भी बताया कि जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कहीं पे जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होती है। अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसी कॉइल में हो रहा है ना, तो उस कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। फिर ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है, नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया था लेंज ने। लेंजेज लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो ये ईएमएफ होगा ये अपने कॉज को अपोज करेगा। ये बेसिकली लेंस लॉ ने एक्सप्लेन किया था। अब ईएमएफ का कॉज है चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स का मतलब इंक्रीजिंग फ्लक्स भी हो सकता है, डिक्रीजिंग। अगर तो इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा ईएमएफ उसको कम करेगी, अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा ईएमएफ उसको ज्यादा करेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास फेराडेज लॉ है। उसके बाद लेंजेज लॉ क्या है, लेंस लॉ बेसिकली याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो फेराडेज लॉ है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। फेराडेज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है उसको कौन बताता है, लेंजेज लॉ। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कौन बताएगा, लेंज लॉ बताएगा। अच्छा जी, अब लेंस लॉ में एक्सप्लेन क्या करता है, अगर कोई कॉइल है इसके करीब एक मैग्नेट रखा, अब मैग्नेट में से ये लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ पे जब इसका चेंज इन फ्लक्स होगा यहाँ पे भी ईएमएफ पैदा हो जाएगी, यहाँ पे भी करंट पास करेगा, ये भी मैग्नेट बन जाएगा। तो अब ये मैग्नेट बनेगा तो ये इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, इसका साउथ पोल यहाँ पे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फ्लक्स था तो इसका नॉर्थ पोल इसको डिक्रीज करेगा, इसके फ्लक्स को। और अगर ये डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा तो ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा, फिर इसको अट्रैक्ट करेगा और उसके फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा था उसको इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे पास इमोशनल ईएमएफ है कि अगर किसी मैग्नेट के करीब एक कंडक्टर ले आओ, तो मैग्नेट की तो लाइंस निकल रही होती हैं, तो कंडक्टर इधर पड़ा हुआ है। अब इस कंडक्टर को लाइंस के करीब लेके आओ, पहले इसका यहाँ पे फ्लक्स जीरो था, जैसे ये इन लाइंस के बीच में आएगा तो इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब फ्लक्स बढ़ने से इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब वो ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, माइनस वी बी एल साइन थीटा। वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और ये साइन थीटा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है। एक क्वेश्चन आता है कि किस एंगल पे जो ईएमएफ है
वो मैक्सिमम का हाफ हो जाता है। यानी ईएमएफ देखो हमारे पास कितना होता है, ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। मुझे बताओ मैक्सिमम हमारे पास ईएमएफ कितना होगा, साइन ऑफ 90 बनेगा, तो ये वी बी एल है। तो अब उसने क्वेश्चन पूछा कि जब ये वाला ईएमएफ मैक्सिमम का हाफ हो जाए, यानी ई मैक्सिमम बाई हाफ हो जाए, और आगे हमारे पास वी बी एल साइन थीटा, तो एंगल कितना होगा। अब आप लोग जानते ही हो कि इस वी बी एल की जगह पे भी आप लोग ई मैक्सिमम लिख सकते हो, आगे साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम मैक्सिमम से, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री में, या जिसको आप कह सकते हो पाई/6 रेडियन। गॉट इट। तो 30 डिग्री पे जो ई एम एफ है अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाता है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन। याद रखो, अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक ये वाली कॉइल है, और इस कॉइल को आप लोगों ने सोर्स ऑफ करंट से जोड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी बन गई। और एक कॉइल है जिसको आप लोगों ने एक गैल्वानोमीटर से जोड़ा हुआ है। गैल्वानोमीटर होता है जो करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इसकी लाइंस आसपास के रीजन में जाएंगी। अब पहले यहाँ पे फ्लक्स जीरो था, फिर फ्लक्स चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, चेंज इन फ्लक्स हुआ, जब चेंज इन फ्लक्स होगा ईएमएफ पैदा होगी, और ये ईएमएफ आगे करंट पैदा कर देती है। अब इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट को दिया, एक कॉइल में करंट को चेंज किया, और दूसरी में पैदा हो गया, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन के नतीजे में यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुई है, उस ईएमएफ को निकालने का ये फॉर्मूला है, -m डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। अब आई पी अपॉन डेल्टा टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो फैक्टर है ये है कि आपने प्राइमरी में कितना करंट चेंज किया। भैया जितना प्राइमरी में करंट चेंज करोगे उतना सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा होगा ना, जाहिर बात है। इधर 20 एम्पेयर है तो फ्लक्स और ईएमएफ की वैल्यू कुछ और होगी। अगर यहाँ पे 50 एम्पेयर का करंट है तो फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। अब एम किस चीज का नाम है, एम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास का इसका यूनिट होता है हेनरी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर एक्सप्लेन करें तो दैट विल बी ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। अगर मैं चाहूँ 1 हेनरी को एक्सप्लेन करना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। 1 एम्पेयर नहीं, क्योंकि आई अपॉन डेल्टा टी है, तो रेट ऑफ चेंज है, ये चेंज इन करंट नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, क्योंकि जब डेल्टा टी या टी नीचे आता है तो ये रेट बन जाता है पर टाइम, पर यूनिट टाइम। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो, और ये कितना ईएमएफ इंड्यूस करे, 1 वोल्ट का, तो तब हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी दैट विल बी 1 हेनरी। इज दैट क्लियर। हमेशा जब यूनिट को एक्सप्लेन करना है ना, तो डिनोमिनेटर से शुरू करना है। मिसाल के तौर पे v इज इक्वल टू आई आर है, आर को एक्सप्लेन करना चाहते हो v अपॉन आई। यानी जब 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो तब उस सर्किट की, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी 1 ओहम। तो नीचे डिनोमिनेटर से शुरू किया जाता है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया। सेल्फ इंडक्शन में एम की जगह पे एल आ जाएगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। उसके बाद याद रखो, अगर NS/S यानी जो चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्राइमरी के करंट के ऊपर। तो NS/S इक्वल टू LIP बन जाएगा, ये L की जगह पे M भी बन सकता है। तो ये पूरी इक्वेशन भी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब एनर्जी स्टोर्ड का पहला तो ये फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो W इज इक्वल टू क्यू वी हमारे पास बन जाता है। ठीक है। तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास एक बनेगा ½ Li²। उसके बाद करंट एवरेज पुट करेंगे, और एक बनेगा U इज इक्वल टू ½ Li², यानी W को U लिख लिया। L की वैल्यू हमारे पास होती है μ0 n² AL। यहाँ पे पुट करोगे तो एनर्जी का एक ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, एक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये मेन एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है, 1/2 B² AL/μ0। अब A एरिया है और L लेंथ है, तो अगर मैं एरिया और लेंथ पे डिवाइड करूं, एरिया और लेंथ पे, तो क्या ये वॉल्यूम नहीं होता बिल्कुल। और ऊपर ए एल से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वॉल्यूम वॉल्यूम से, तो पीछे क्या बचेगा, 1/2 B² अपॉन μ0। अब ये एनर्जी नहीं बनी, ये आप लोगों ने वॉल्यूम पे डिवाइड किया, तो ये बनेगी एनर्जी डेंसिटी, इसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर। यहाँ पे चेक कर सकते हो 1/2 B² AL/μ0 है। अब ये एनर्जी नहीं बनी, ये आप लोगों ने वॉल्यूम पे डिवाइड किया, तो ये बनेगी एनर्जी डेंसिटी, इसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर। 1/2 B² AL/μ0 है। अब ये
बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? आगे हमारे पास इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस बहुत सिंपल हैं। जैसे रेजिस्टर्स के हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं, वैसे ही इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस हैं। और जिस तरह कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वैसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट के होते हैं। अब रेजिस्टर में पैरेलल में सीरीज में हम आर इक्वलेंस निकालते हैं, R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन। और पैरेलल में निकाला जाता है 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस। अगर दो ऑपोजिट हैं तो दो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को ऐड। और अगर n नंबर ऑफ हैं तो ये हमारे पास R अपॉन n हो जाएगा। और अगर सीरीज में है तो एन आर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यही इंडक्टर का हमारे पास पूरा केस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसी एंड डीसी जनरेटर। अब एसी डीसी जनरेटर यानी करंट जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। जनरेटर का काम ही क्या होता है, आप या तो सेल्फ स्टार्ट या उसको किक लगाई जाती है जनरेटर को। तो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल बनाता है। अब मोटर का काम क्या होता है, अक्सर आपने देखा है ना, मोटर क्या की जाता है डिफरेंट काम फंक्शंस लेने के लिए। जैसे वाटर को पंप करने के लिए मोटर का यूज करते हैं। इसके अलावा किसी मशीनरी को रन करने के लिए मोटर से काम लिया जाता है। तो मोटर बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी लेती है और आपका कोई काम कर देती है। मिसाल के तौर पे कोई मोटर लगी है, फैन में मोटर लगी हुई है। उसके अलावा मोटर पानी वाली मोटर है, चलाओ पानी नीचे से निकाल के, यानी जो जमीन है उसकी सरफेस से पानी निकाल के ऊपर पंप कर देती है। तो मैकेनिकल काम करती है ना। तो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। और जनरेटर क्या करता है, पंप, उसको किक लगाते हो, सेल्फ स्टार्ट करते हो, है ना। और आगे हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ऐसा ही है। अच्छा जी, जो हमारे पास एसी जनरेटर है, इसके हमारे पास कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पोल पीसीज होते हैं यू शेप के, आर्मेचर होता है, स्लिप रिंग्स होते हैं और कार्बन ब्रशेस होते हैं। इसके अंदर जो कॉइल है वो रोटेट करती है और रोटेशन की वजह से टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NWAB sin ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिख लो या ओमेगा की जगह 2 पाई FT लिख लो, तो एक ही बात है। और ई मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री का होगा, ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम हो जाएगा हमारे पास। और साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये NWAB है तो इसकी जगह ई मैक्सिमम लिख सकते हो। ऐसे ही ना, तो ना ई इज इक्वल टू NWAB साइन ऑफ थीटा है। तो NWAB साइन ऑफ 90 पुट करोगे तो NWAB आएगा, वो मैक्सिमम है। तो ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा पे लिख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वन इज के फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रही होती है घरों के अंदर, बैक मोटर ईएमएफ क्या होती है। ठीक है, ये सारी मेन लाइंस हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बैच में आओगे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, द डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज लोड। लोड हर उस चीज को बोलेंगे जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ग्रेटर द लोड द लार्जर द करंट इज सप्लाइड बाय द जनरेटर। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड अ करंट इज ड्रॉन थ्रू द कोइल। जब सर्किट क्लोज है तो कोइल से करंट आ रही होती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट। कौन सा, द फोर्स प्रोड्यूसेस, जो काउंटर टॉर्क दैट अपोजेस द रोटेशनल कॉइल, यानी एक कॉइल कहीं पे रोटेट कर रही है, इसकी मोशन को जो अपोज करेगी उसे हम क्या कहते हैं, बैक मोटर इफेक्ट कहते हैं। According to law of conservation of energy, the energy consumed by the load must come from the energy source used to drive turbines. The larger the current drawn from the load, the greater the counter torque produced. सारी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। उसके बाद है डीसी मोटर। अब मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। अभी बताया था, मोटर का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना और आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद है हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट। बैक मोटर इफेक्ट हमारे पास, या बैक ईएमएफ इफेक्ट क्या होगा, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज द मोटर अपोजेस द वोल्टेज रनिंग द मोटर। यानी जो मोटर को क्या करता है, अपोज कर। जो बैक ईएमएफ इफेक्ट होता है मोटर के अंदर, ये बेसिकली क्या होता है, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन अ मोटर अपोजेस द वोल्टेज। जो ईएमएफ खुद प्रोड्यूस हो रही होती है, खुद प्रोड्यूस होने का मतलब है जो चेंज इन फ्लक्स से पैदा हो रही है, वो क्या करती है, वो अपोज करती है वोल्टेज रनिंग द मोटर। यानी जो वोल्टेज मोटर को रन कर रहा है, वो जो सेल्फ जनरेटेड इंड्यूस ईएमएफ है वो उसको अपोज कर रही है।
अब जो ईएमएफ है वोल्टेज को अपोज कर रहा है, तो इस इंड्यूस ईएमएफ को क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ ऑफ मोटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ मोटर। जैसे जैसे स्पीड ऑफ मोटर बढ़ती है, बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होता है उतनी उतनी इंड्यूस ईएमएफ होती है और उतनी अपोजिशन बढ़ती है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आर है, ई है। और इन ऑपोजिट पोलैरिटी करंट फ्लोइंग इन मोटर इज, जो करंट फ्लो कर रहा होता है मोटर में वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल होता है। याद रखो वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ आर इन ऑपोजिट पोलैरिटी, यानी वोल्टेज इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद जो करंट होता है बैक मोटर ईएमएफ के अंदर वो हमारे पास होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। अब वोल्टेज में से उस इंड्यूस ईएमएफ को माइनस करना पड़ेगा। वी इज इक्वल टू आई आर है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। अब ये वोल्टेज नेट इफेक्ट होगा जो मोटर को मिल रहा है। अब वो टोटल वोल्टेज दिया हुआ है जो मोटर को रन करने के लिए, और उसमें से बैक ईएमएफ इफेक्ट को निकालेंगे, तो ये वो पूरे करंट की वैल्यू है जो मोटर को रन करेगी। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि यूज किया जाता है कहीं पे भी वोल्टेज का फॉल है, कहीं पर वोल्टेज ज्यादा हो गया, कहीं पर वोल्टेज कम हो गया, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकते हैं, ये पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करते हैं। प्रिंसिपल इसका ट्रांसफॉर्मर का म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और जो लेमिनेशन कोर होती है, बाज दफा जो ट्रांसफॉर्मर की वायर में से कॉइल में से करंट गुजर रहा होता है, उस कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में लग जाता है, वहां पे करंट लॉस हो जाता है जिसे एडी करंट कहते हैं। वी एस और वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी होता है, और ये इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस है। ये मेरी बात लिख लो, यहाँ से आप लोगों के नस्ट के अंदर, यूईटी, जिकी, प्यास, एनईडी, मेहरान के अंदर, एनटीएस में कई बार क्वेश्चन आते हैं। यानी जो वोल्टेज होता है ना सेकेंडरी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, लेकिन वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट, यानी वी एस जो होगा ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी होगा। ठीक है। और यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो कि V जो होगा वी एस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एस होगा। और इसी तरह जो वी पी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई पी होगा। गॉट इट? जबकि वी एस डायरेक्टली टू एन एस होगा, और वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी होगा। तो ये तमाम बातें, एक ये वाली बात और दूसरी ये वाली बात, इसको याद रखना है। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि एनर्जी लॉसेस, जो कॉपर लॉसेस इन वाइंडिंग है, यानी जो कॉपर की वाइंड की जाती है उसमें भी एनर्जी लॉस हो जाती है। फ्लक्स लॉसेस, चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ होती है जो वोल्टेज को अपोज करती है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यानी कहीं पे भी अगर आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालना चाहते हो, ट्रांसफार्मर हमें पावर दे रहा है 50 वाट की, ठीक है, और इनपुट पावर जो थी वो थी 25 वाट मिसाल के तौर पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 200 की एफिशिएंसी एक आइडियल केस है। आप लोगों ने 50 वाट की आउटपुट ली, 100 वाट इनपुट थी, तो अब आप लोगों के पास एफिशिएंसी कितनी आ गई? 50%। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ईटा को आप वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी की मदद से भी निकाल सकते हो। उसके बाद है इनपुट इक्वल टू आउटपुट है प्लस पावर लॉसेस। ये रियलिटी केसेस हैं, रियल में ऐसे केसेस हो रहे थे। अगर आइडियल केसेस की बात की जाए तो इनपुट आउटपुट के इक्वल होगी विदाउट एनी लॉस, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लॉस ना हो। लॉस होगा, क्योंकि रियलिटी में तो पावर कई जगहों पे लॉस हो रही होती है। एप्लीकेशन है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सेफ फ्रॉम पावर स्टेशन टू यूटिलिटी स्टेशन, जहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है, घरों वगैरह के अंदर यूज होता है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर वन लाइनर लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई में आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है नस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर, एनटीएस, कॉमसेट्स, बैरिया एयर के अंदर, या कहीं पे भी आप लोगों की डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और डिजायर्ड डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हमारे बैच का हिस्सा बनो। अब हमारे बैच में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं। कोई याद रखो, इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट से डेली बेसिस पे करवाए जाते हैं। शाम 7 से 10:30 तक हमारी क्लासेस चलती हैं। टॉप लेवल की फैकल्टी आप लोगों को करवाती है। ये वो फैकल्टी है जो आप लोगों को फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए तो आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस किए जाते हैं। उसके बाद टेस्ट सेशंस अलग होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, वो आपको आते ही गिफ्ट दिए जाएंगे। और आपकी पूरी तैयारी डेली लाइव क्लासेस के अंदर होगी। कैरियर काउंसलिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा 7000 में। इतने फीचर्स हैं, तो अगर आप लोग इन सारे फीचर्स को वेल करना चाहते हो, अभी इस नंबर का
स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर पे रब्ता करो। आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाता हूँ। यूईटी का टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट, इसके अलावा यूईटी में 371 एक बच्चे के, फिर 371, फिर 370, इसे रिजल्ट कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी तुम्हारा अपना घर है। यूईटी लाहौर हो, यूईटी का कोई कैंपस हो, एनईडी यूईटी हो या एमयूईटी हो, कहीं पे भी आप लोग बात करें तो हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। 366, 365, 360, 359, फिर 354, ये वो बच्चे हैं, आप लोग काउंट करते जाओ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे बैच में तैयारी की है। आप लोग थक जाओगे काउंट करते करते। इनके रिजल्ट्स के साथ साथ तमाम चीजें लगाई हुई हैं। देखते जाओ कितने ज्यादा बच्चे 300 प्लस के हैं। सो थिंग इज के अगर और ये सब सिलेक्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्रेडिट गोस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि ये सारे बच्चे सिलेक्ट हुए पड़े हैं। ये सारे बच्चे सिलेक्ट हुए पड़े हैं डिजायर्ड फील्ड के अंदर, डिजायर्ड कैंपस के अंदर। तो अगर आप लोग भी अपना एडमिशन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो बैच के हिस्सा बनो। यूट्यूब से आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के जाओगे तो एक आइडिया हो जाएगा। 200 तक, 250 तक मार्क्स बनेंगे। गैप ईयर पे हो तो फिर 250 तक चले जाओगे, अगर कुछ चीजों का पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर वाकई में साल जाया किए बगैर और तजुर्बात के बगैर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो ये देखो, ये रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पे ऐड भी साढ़े 300 से ऊपर ही किए हैं। अब सोचो 290 में कितने होंगे, 280 में कितनी आवाम बैठी होगी यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा रिजल्ट। सिर्फ ये बात यहाँ पे यूईटी पे खत्म नहीं होती है। आप लोग नस्ट पे आ जाओ भाई। नस्ट में ऑल ओवर 2025 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट ने टॉप किया। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है। नस्ट में 2025 के टॉपर नहीं, ये 2023-24 के टॉपर, मेडिकल बैकग्राउंड के टॉपर। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट में टॉप हमारे बैच के स्टूडेंट करते हैं। प्यास के राउंड 1 का टॉपर, राउंड 2 के टॉपर 87, राउंड 1 में तो सिलेबस ही नहीं कवर हो रहे होते हैं। तो भाई हमारे बैच में आओ जहाँ पे आपकी प्रॉपर एक स्केड्यूल में डिसिप्लिन में तैयारी होती है। ये तजुर्बात करने छोड़ दो, इधर से पढ़ लूंगा, ये नोट्स कर लूंगा, इधर से कर लूंगा, वो सारी लेट चीजें हुई हुई हैं। मतलब वो सारी अपडेटेड चीजें नहीं है यूट्यूब के ऊपर। इस तरह बैच में हो जहाँ पे अप टू डेट चीजें आप लोगों को करवाई जाती हैं लाजमी तौर पे। 93 का स्कोर नेट के अंदर एनटीएस में, और इसका परसेंटाइल 99.95 परसेंटाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये मोहम्मद मुआज असगर चीमा, वेरी गुड स्टूडेंट। उसके बाद नेट में 92 का स्कोर स्कोर है। उसके बाद कॉम सर्च में 92 का स्कोर, फिर नेट में 92 लाइबा मुबशिर का, फिर मारिया अली का 92 का स्कोर। उसके बाद आईटीयू का टॉपर पहला, ये आईटीयू का टॉपर दूसरा, ये 2025 की बात हो रही है। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो एनईडी के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 93 का स्कोर। एमयूईटी के अंदर 85 का स्कोर। जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन, बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। उसके अलावा फास्ट में, ऑल ओवर फास्ट तमाम कैंपसेस में हमारे बच्चे ने टॉप किया। उसके अलावा आप लोग चेक कर सकते हो फास्ट में 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट। ये पिछले साल का टॉपर, ये आप लोग चेक कर सकते हो, पिछले साल के टॉपर बच्चे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वाकई में ये पीयू का टॉपर, अगर तो वाकई में आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है तो मस्ट ज्वाइन आवर बैच। इस बैच में आप लोगों को वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिलते। तो अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0। एक हमारा अभी बैच 2.0 शुरू हो रहा है। या कभी भी आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करो। एमडी कैट के रिपीटर बैच में आना चाहते हो, इंजीनियरिंग बैच में आना चाहते हो, स्प्रिंग की तैयारी करना चाहते हो, स्प्रिंग 2026 की तैयारी करना चाहते हो यूईटी कॉमर्स बैरिया के लिए, या फॉल 2026 की तैयारी करना चाहते हो, यानी वो बच्चे हो जो अभी पार्ट 2 में हो, तो आपके लिए ये बैच है। अगर आप स्प्रिंग की तैयारी करना चाहते हो, गैप ईयर बचाना चाहते हो, तो बैच के हिस्सा बनो। या अगर आप लोग एमडी कैट को रिपीट करना चाहते हो या इस साल एमडी कैट को देना चाहते हो तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। इस बैच की फी होती है 7,000, वन टाइम पे करनी है। पूरे साल की इनरोलमेंट होती है, जैसे कॉलेजेस अकेडमीज में होता है हर महीने देना पड़ती है, ऐसे इधर कोई हिसाब किताब नहीं है। सारे के सारे प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग आप लोगों को प्रैक्टिस जोन दिया जाता है। यूईटी का अलग, नस्ट का अलग, एनटीएस का अलग, प्यास का अलग, जीके का अलग, फास्ट का अलग, एनईडी का अलग, मेहरान का अलग। हर यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस जोन मिलेगा। और उस प्रैक्टिस जोन को आपसे सॉल्व करवाएंगे और उनकी लाइव क्लास में डिस्कशंस करवाएंगे जहां पे आपकी मिस्टेक्स हैं। फिर तमाम लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर आप लोगों के टेस्ट सेशंस हो रहे होते हैं, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक। फिर आपकी रिवीजंस हो रही होती हैं, आप लोगों की शॉर्ट रिवीजंस होती हैं, क्विक रिवीजंस होती हैं। पहले कंप्रीहेंसिव डिटेल के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, 2.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर होता है। फिर रिवीजन टेस्ट सेशंस होती हैं। फिर आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाता है।
और उसके बाद जो नया बैच होता है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाते हो। तो ये तमाम फीचर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो पास एजुकेशन सिस्टम पे मिलेंगे। अगर कहीं पे कोई आपको फीचर्स मिल रहा है हमें आके बताओ, हम आपको इसी 7000 में वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वन लाइनर सीरीज अच्छी लग रही होगी, इसको आप इंजॉय कर रहे होगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पर शेयर किया करो, अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर भी इसको शेयर किया करो अगर आप लोगों को बेहतरीन लगती है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताओ कि और आप लोगों के लिए कौन सी सीरीज को कंटिन्यू करें। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह को पढ़ते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जो होती हैं चीज़ें कि सर इसके ऊपर आप वीडियो डिज़ाइन कर दें, तो इंशाल्लाह वी विल डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, आज का ज़रा तबीयत डाउन है। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं ना अब अगली वीडियो कोशिश करूंगा स्मार्ट बोर्ड पे बनाने की। तैमूर हसन को दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।